Hello everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 8th class of 10,000 plus most important pedagogy question series. और इससे पहले कि 7 क्लासेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 141, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 140 पिछली 7 क्लासेस में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ स्किल कैटेगरी एंड स्किल। स्टूडेंट से DSSB 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें एक तरफ आपको स्किल कैटेगरी बताई गई है कि वो जो स्किल है वो कौन सी कैटेगरी की है, और एक तरफ राइट हैंड साइड में आपको वही उसी कैटेगरी की कुछ स्किल्स दी गई हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली नहीं यहाँ पर बनाया गया है। फर्स्ट पेयर इज़ थिंकिंग। थिंकिंग जो है ये एक स्किल कैटेगरी है, तो उसके साथ हमारा पेयरिंग किया गया है एम्पैथी का। एम्पैथी होती है कि जैसे एक तो होती है सिंपैथी, जिसमें कि हम दूसरे के जो मन को है उसको हम समझाते हैं। कोई दूसरा इंसान अगर प्रॉब्लम में है तो उसको हम समझाते हैं। एम्पैथी होता है कि किसी दूसरे के दर्द को खुद के ऊपर फील करना, वो एम्पैथी होती है। तो थिंकिंग और एम्पैथी। सेकेंड इज़ इमोशनल, दैट इज़ कोपिंग विद स्ट्रेस। इमोशनल इज़ द स्किल कैटेगरी एंड उसकी एक स्किल है कोपिंग विद स्ट्रेस। थर्ड इज़ थिंकिंग, दैट इज़ द स्किल कैटेगरी एंड इसकी एक स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड फोर्थ इज सोशल, दैट इज स्किल कैटेगरी एंड इसकी जो स्किल है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सो स्टूडेंट्स, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। सो स्टूडेंट्स, क्लियरली दिख रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ थिंकिंग एंड एम्पैथी, ये जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है, क्योंकि एम्पैथी जो है ये एक तरह का हमारा इमोशन होता है, एक तरह की हमारी फीलिंग होती है, तो ये हमारी इमोशनल स्किल कैटेगरी की स्किल है। लेकिन थिंकिंग जो है ये हमारा कोई इमोशन नहीं है। सो थिंकिंग एंड एम्पैथी जो है ये रॉन्गली मैच किए गए हैं या इनकरेक्टली पेयर किए गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो मेमोरी है जिसको कि हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। 1 लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड सेंसरी मेमोरी या फोर्थ रोट मेमोरी। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस टाइम पे जो इंस्टेंटली हमें वो मेमोरी को यूज़ करना होता है वो, और जो वो बहुत छोटे टाइम के लिए हमें उस चीज़ को मेमोराइज़ करना होता है, तो वो हमारी वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। When students are given an opportunity to discuss a problem in groups, their learning curve। जब स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कोई भी चीज़ को ग्रुप में डिस्कस करने का, तो उनकी जो लर्निंग कर्व है वो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट्स से CTET 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ए रिमेन स्टेबल, कि उनकी जो लर्निंग है वो वहीं की वहीं रहती है जहाँ पर पहले थी। बी डिक्लाइंस, की जो उनकी लर्निंग है वो कम होती है। सी रिमेन्स द सेम पॉइंट, वो जितनी है वैसी की वैसी रहती है। या डी बिकम्स बेटर, कि उन्होंने कोई नई चीज़ सीखी और उनकी जो लर्निंग कर्व है वो बड़ी है। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही पता चल रहा है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि अगर बच्चे डिस्कस करेंगे ग्रुप में आकर कुछ भी तो वो कोई ना कोई नई चीज़ को सीखेंगे और उनकी लर्निंग में कोई ना कोई चीज़ बढ़ती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज बिकम्स बेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 144। द मेथड इन विच स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एनवायरनमेंट थ्रू सेंसेस इज कॉल्ड। वो कौन सा मेथड है जिसमें कि स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके, उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट, साइमुलेशन। स्टूडेंट, साइमुलेशन वो मेथड होता है जिसमें कि हम एक्चुअल में बच्चों को रियल चीज़ें नहीं दिखाते, लेकिन रियल की जगह उनको एक इस तरह की सिचुएशन बना दी जाती है जो कि रियल जैसी होती है बट वो रियल नहीं होती है, वो साइमुलेशन होती है। सेकेंड इज़ प्रोजेक्ट मेथड, थर्ड इज़ सेमिनार या फोर्थ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बच्चे जो है खुद जा कर के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और कोई ना कोई नई चीज़ को डिस्कवर करते हैं। सो उसी में ही सबसे ज़्यादा वो लोग अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि उनको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का।
ओके, क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं. विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर? स्टूडेंट्स, एक KVS 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन सी वो स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टीचर के लिए. फर्स्ट, आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि आपकी क्लास में अगर कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसको आइडेंटिफाई करना. सेकेंड, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटीज़, कि जो बच्चे हैं उनकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं उनकी एबिलिटीज़ को समझना. थर्ड, आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि जो आपकी क्लास में अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा उसको आइडेंटिफाई करना. या फोर्थ, नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटीज़, कि बच्चों में जो भी उनकी काबिलियत है, जो भी उनमें टैलेंट है, जो भी उनमें खूबियाँ हैं, उन खूबियों को जानना और उसके अकॉर्डिंग ही उन बच्चों के साथ डील करना. ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है एक टीचर की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल फिलोसफीज़. यहाँ पर आपको 4 तरह की फिलोसफीज़ दी गई हैं. आपको बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी फिलोसफी मानी जाती है. फर्स्ट, रियलिज्म. सेकेंड, प्रैग्मेटिज्म. थर्ड, आइडियलिज्म. या फोर्थ, नेचुरलिज्म. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आइडियलिज्म. आइडियलिज्म को सबसे ज़्यादा पुरानी फिलोसफी मानी जाती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं. गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, कि जो बच्चों में गिफ्टेडनेस पाई जाती है वो उसका क्या कारण है, क्यों उसमें किसी भी बच्चे में गिफ्टेडनेस पाई जाती है. स्टूडेंट्स, इस सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट, अ रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, कि अगर एक बच्चे को रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो वो जो है बच्चा गिफ्टेड हो जाता है. सेकेंड, सक्सेसफुल पेरेंट्स, की अगर उस बच्चे के पेरेंट्स जो है वो सक्सेसफुल है तो उनका बच्चा जो है वो गिफ्टेड होगा. थर्ड, अ डिसिप्लिन्ड रूटीन, कि अगर एक बच्चे का पूरा रूटीन पूरे दिन भर का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है तो वो बच्चा गिफ्टेड हो जाता है. या फोर्थ, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, की जो एक बच्चा गिफ्टेड होता है वो तभी होता है जब उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी साइकोलॉजी सीरीज़ में भी पढ़ा है कि कोई भी बच्चा जब भी डेवलप होता है या उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स या ट्रेट्स पाए जाते हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के मिल के एक बच्चे में ट्रेट्स बनते हैं. सो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर एक बच्चा गिफ्टेड है तो वो क्यों है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हेरिडिटी का भी इफेक्ट है और साथ साथ उसके एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है. दोनों चीज़ों के कारण एक बच्चा जो है वो गिफ्टेड होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं. एनी टीचर कैन टीच एनी सब्जेक्ट एंड क्रिएट इफेक्टिव टीचिंग, कि कोई भी टीचर जो है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकती है और अपनी टीचिंग को जो है वो बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर सकती है. फर्स्ट, येस, कि हाँ एक टीचर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकती है. सेकंड, नो, कि नहीं एक टीचर जो है वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती, सिर्फ वो वही पढ़ा सकती है जिसमें कि वो एक्सपर्ट होगी. थर्ड, मे बी, हो सकता है पढ़ा सके. या फोर्थ, कांट से, कि हम कुछ कह नहीं सकते कि वो पढ़ा सकती है या नहीं पढ़ा सकती. सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक टीचिंग लाइन की बात करते हैं, अगर हम प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें बहुत कम सिलेबस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिलेबस होता है जो कि लगभग हर टीचर पढ़ा सकती है. लेकिन अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वास्ट होता है, इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है और उसका लेवल जो है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके कारण से एक टीचर जो है वो हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकती. वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकती है जिसमें कि वो टीचर ने खुद स्टडी कर रखी होगी. सपोज़ करते हैं कि एक सोशल साइंस की टीचर है तो क्या वो मैथ्स पढ़ा सकती है? अगर उसने मैथ्स पढ़ा हुआ होगा और उसने मैथ्स में ही टीचिंग सब्जेक्ट्स भी अपने मैथ्स लिए होंगे अपनी बीएड के टाइम पे या ईटीई के टाइम पे तो वो पढ़ा सकती है. लेकिन अगर उसकी जो एक्सपर्ट वो है टीचर, अगर वो सोशल साइंस में एक्सपर्ट है तो वो मैथ्स को इतना अच्छे से डील नहीं कर सकती जितना कि वो सोशल साइंस को डील कर सकती है. सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो एक टीचर है वो अपने सिर्फ सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट हो सकती है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकती है, सिर्फ वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ नो. एक जो टीचर है वो सभी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा सकती और ना ही वो हर एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ाएगी तो उनको अच्छे से पढ़ा सकती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ नो. ओके, क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं. सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज़ इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन, कि एक बच्चे में अगर हमने वैल्यूज़ देनी है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? अगर हमने बच्चे के अंदर वैल्यूज़ डालनी है तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं?
स्टूडेंट्स ये एचटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है किसी भी बच्चे में वैल्यू डेवलप करने में। सेकंड सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है वो हेल्प करती है। थर्ड फैमिली, या फोर्थ टीचर। सो स्टूडेंट्स हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो एक फैमिली है वो एक बच्चे का फर्स्ट स्कूल होती है और सबसे ज़्यादा टाइम बच्चा अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करता है और वो जैसे जैसे अपनी फैमिली में चीज़ें देखता है वैसे ही वैल्यूज़ उसके अंदर डेवलप होती हैं। तो अगर हम देखें मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम किसी बच्चे के अंदर वैल्यूज़ डालते हैं वो मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली बात है फैमिली के ऊपर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करता है और फैमिली से ही सब कुछ सीखता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ फैमिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। टीचर्स मेक यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू, कि टीचर जो है वो TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ क्यों करती है? फर्स्ट मोटिवेट स्टूडेंट्स, कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सेकंड मेक लर्निंग मीनिंगफुल, कि जो भी वो पढ़ा रही है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। थर्ड फॉलो टीचिंग मेथडोलॉजी, कि उसका बस एक ये टीचिंग मेथड है कि भाई तूने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ करना है, यही तेरे मेथड में है तो तेरे को वो करना ही करना है। या फोर्थ इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, कि जो बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स मेनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ जो है वो टीचिंग को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है और ज़्यादा जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, मेक लर्निंग मीनिंगफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। For classes 1st to 5th, if there are between 61 to 90 students admitted in a class, then how many teachers are required according to Right to Education Act 2009? स्टूडेंट्स से DSSP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपकी क्लास में 61 से 90 के बीच में बच्चे हैं तो उनके ऊपर आपको कितनी टीचर्स की ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट जो था हमारा 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसके अकॉर्डिंग 61 to 90 स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में है तो आपको कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी इतने बच्चों के ऊपर? फर्स्ट 4, सेकंड 5, थर्ड 3 या फोर्थ 2। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसमें जो है स्टूडेंट टीचर की रेशो जो है उसको फिक्स किया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि हर 30 बच्चे के ऊपर एक टीचर होगा, यानी कि 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होगा, अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर्स होंगे, अगर 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर्स होंगे, 120 हैं तो 4 होंगे और 150 हैं तो 5 प्लस एक हेड टीचर भी होगा उनके ऊपर। और ऐसे ही फिर 150 के ऊपर जितने भी चलते जाएंगे उतने टीचर्स ऐड होते जाएंगे और हेड टीचर्स भी वैसे ही ऐड होते चले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 61 to 90 है, यानी कि ये थर्ड स्लॉट में आ रहा है जिसमें कि 60 to 90 के बीच में जो है 3 टीचर्स की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 3, कि 61 to 90 अगर आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3 टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं। आफ्टर हैविंग बीन टॉट अबाउट ब्रेल सिस्टम द स्टूडेंट्स वर टेकन टू अ स्कूल ऑफ विजुअली चैलेंज्ड प्यूपिल्स, कि बच्चों को जो है ब्रेल सिस्टम के बारे में बताया गया और उसके बाद उनको एक ऐसे स्कूल में लेके जाया गया जो कि विजुअली चैलेंज्ड या जो कि अंधे बच्चों के लिए था। दिस वुड हेल्प स्टूडेंट्स टू, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी? फर्स्ट हैव फन एंड एन्जॉय विद फ्रेंड्स, कि बच्चे वहाँ पर जाके फ़न करेंगे और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। सेकेंड डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ चैलेंज्ड पीपल, कि जितने भी तरह के चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जितने भी तरह के डिसेबल्ड पीपल होते हैं, उन सब के लिए बच्चों के मन में रिस्पेक्ट जागेगी। थर्ड को रिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस, कि जो भी उन्होंने क्लास में पढ़ा है उसको वो रियल लाइफ सिचुएशन में भी कोरिलेट कर पाएंगे। या फोर्थ डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स विजुअली चैलेंज्ड पीपल्स, कि जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल्स हैं उनके लिए उन बच्चों के मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जागेगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर उन्होंने ब्रेल सिस्टम के बारे में पढ़ा है जो कि अंधों के लिए होता है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ब्रेल सिस्टम बनाया गया और ब्रेल सिस्टम के बारे में बच्चों को पढ़ाया गया है, उनको किसी और इम्पेयरमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया गया, उनको सिर्फ ब्रेल सिस्टम के बारे में या विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में बताया गया है। और फिर उनको लेकर भी विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल में ही गए हैं वो लोग। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा कि उनके दिमाग में क्या होगा, सिर्फ एक जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल है उनके लिए ही तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा।
So the correct option is option number 4, that is develop positive attitude towards visually challenged pupils. ओके, क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं. Children coming from socio-economically disadvantaged backgrounds need a classroom environment which, जो बच्चे सोशो-इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए कैसा क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए. ये सीटेट 2018 का क्वेश्चन है. ऑप्शंस देख लेते हैं. 1, वैल्यूज़ एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, कि जो वो बच्चे हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं या उनका जो कल्चर है, उनकी जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए या उनके बारे में उनसे जाना जाए ताकि उनको लगे कि हाँ, उनकी भी कोई ना कोई प्लेस है इस सोसाइटी में. सेकेंड, डिस्करेजेस द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, कि जो भी वो लैंग्वेज बोलते हैं उनकी लैंग्वेज को हटा करके और जो मेन स्ट्रीम स्कूल की लैंग्वेज है उसी को बढ़ावा देना, उसी को ही उनको सिखाना. थर्ड, कैटेगराइजेज द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़, कि जो बच्चे हैं उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डाल देना कि ये कमज़ोर है, ये इंटेलिजेंट है, ये मीडियम है. या 4, टीचर्स देम गुड बिहेवियर, कि उन्हीं बच्चों को जो है अच्छा बिहेवियर करने के लिए पढ़ाना. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि अगर हम ऐसे बच्चों की जो कल्चर है या उनकी जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है उनको अगर हम बढ़ावा देंगे, उनको अगर हम वैल्यू देंगे तो वो लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जगेगा और ना ही उनको ऐसा बैकवर्ड फील होगा. तो इसलिए उनको वैल्यू करना, उनकी जो भी कल्चर है उनको वैल्यू करना और उनकी जो लैंग्वेज है उनको भी वैल्यू करना, यही इस तरह का एनवायरनमेंट उन बच्चों को दिया जाना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 154 देख लेते हैं. Who was the chief exponent of the theory of connectionism? So students, theory of connectionism किसने दी थी ये आपको बताना है. फर्स्ट पियाजे, सेकंड टॉलमैन, थर्ड कोहलबर्ग या फोर्थ थॉर्नडाइक. सो स्टूडेंट्स, थियोरी ऑफ कनेक्शनिज्म जो थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक. क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं. हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कॉन्सेप्ट्स, कि अगर हमने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस लाने हैं तो हम बच्चों की किस तरह से हेल्प करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस लाने में. स्टूडेंट्स, ये सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ए, बाई गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, कि बच्चों को हम मौका देंगे कि जो भी उनकी खुद की समझ है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के वो उनको एक्सप्रेस करें बच्चे खुद से ही, उनको बताएं खुद से ही. बी, बाई डिक्टेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट, कि बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन को हम डिक्टेट कर देंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे कि इनको याद करो. सी, बाई पनिशिंग चिल्ड्रन इफ़ देयर कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग, अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट गलत है तो बच्चों को पनिशमेंट दी जानी चाहिए. या डी, बाई गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कि बस ऐसे ही उनको बोल के बता दिया जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमने देनी है तो उनको बस ऐसे ही बोल बाल के बता दिया जाए. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियर है कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि जब तक हम बच्चों को बोलने का मौका नहीं देंगे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं. तो जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो खुद ही एक्सप्रेस करें और खुद से ही फिर जो कॉन्सेप्ट्स को आगे डेवलप करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं. टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल डैश इन एजुकेशन, कि जो हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब होता है, कि हम किन टेक्नोलॉजी के किन चीज़ों को यूज़ करते हैं एजुकेशन में. फर्स्ट सॉफ्टवेयर, सेकंड हार्डवेयर, थर्ड बोथ 1 and 2 या फोर्थ नन ऑफ द अबव. स्टूडेंट्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ही आता है और यही सब आता है कि किस तरह से हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में. सो स्टूडेंट्स, जब हम ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसमें कि हम कंप्यूटर का भी यूज़ कर रहे हैं, हम लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं या कोई हम पीपीटी दिखा रहे हैं बच्चों को या कोई चीज़ को प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हैं, तो ऐसे में हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ बोथ 1 and 2, कि हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का यूज़ करते हैं एजुकेशन में अगर हम उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं तो. क्वेश्चन नंबर 157 देख लेते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स, कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स होते हैं जिनका कि जो बहुत छोटे छोटे आंसर्स होते हैं जिनके, या जैसे फिल इन द ब्लैंक हो गया या ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो टेस्ट्स हैं इनसे हम किस चीज़ को नहीं अचीव कर सकते। स्टूडेंट्स, एक KVS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, कि जो बच्चों के स्कोर हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होंगे कि बस जितना उन्होंने ठीक किया उतने तो उनको नंबर मिल जाएंगे, और गलत है तो गलत है। सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि बच्चों के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी कि जो भी वो क्वेश्चन करेंगे उसको समझेंगे, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन पर पहुंचेंगे, तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेफिनेटली आती है। थर्ड, वाइड कंटेंट कवरेज, कि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सकते हैं इसमें। सो स्टूडेंट्स, हम बहुत ज़्यादा कंटेंट को इसमें कवर नहीं कर सकते क्योंकि जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन के वो बिल्कुल ही टू द पॉइंट होते हैं। बच्चों को बिल्कुल 1 वर्ड में ही आंसर करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो उसमें ज़्यादा कंटेंट को हम कवर नहीं कर सकते। ज़्यादा कंटेंट को कवर करने के लिए हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि बच्चों को पूरा डिटेल में लिखना होता है आंसर। फोर्थ, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, कि जो रिलायबिलिटी है कि जो टेस्ट है वो अच्छे से बच्चों ने किया है तो उसके बाद उनकी स्कोरिंग जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट टू द पॉइंट हुई है, पेपर भी पूरा टू द पॉइंट बना है, उनके आंसर्स भी टू द पॉइंट है। इस तरह की जो है रिलायबिलिटी उस टेस्ट में होती है, तो ये डेफिनेटली होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ वाइड कंटेंट कवरेज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हम ज़्यादा कंटेंट को कवर नहीं कर सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट्स लाइक व्हाट इफ और इफ आई हैव द पावर ऑफ आर यूज टू डेवलप स्पीकिंग एज वेल एज डैश स्किल्स, कि इस तरह के प्रॉम्प्ट्स यानी कि इस तरह के वर्ड यूज़ करना जिससे कि दूसरे इंसान को उकसाया जा सके, जैसे कि व्हाट इफ, कि ऐसा अगर ऐसा हुआ तो क्या, और इफ़ आई हैव द पावर ऑफ, कि अगर मेरे पास पावर होती, आर यूज टू डेवलप स्पीकिंग। इस तरह के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो किस चीज़ को डेवलप करते हैं, एक तो स्पीकिंग को डेवलप करते हैं और उसके साथ साथ और किस चीज़ को, कौन सी स्किल को डेवलप करते हैं। फर्स्ट राइटिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड लिसनिंग या फोर्थ स्पीकिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप के हम प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं व्हाट इफ़ या इफ़ आई हैव द पावर ऑफ, कि अगर मेरे पास पावर होती, तो इस तरह के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं इनसे हम बेसिकली अगले बंदे के या अगले इंसान के दिमाग से कोई ना कोई चीज़ को निकलवाना चाहते हैं। तो वो कैसे निकाल सकता है, या तो वो बोल के निकाल सकता है या वो लिख के निकाल सकता है। तो बस स्पीकिंग तो इस क्वेश्चन में दिया ही है, तो एज वेल एज सेकेंड स्किल क्या डेवलप होती है, राइटिंग स्किल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 159 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। स्टूडेंट्स, से GT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का, उसमें पियाजे ने कौन सा एक टर्म दिया था या कौन सा एक कंस्ट्रक्ट उसको हम बोल सकते हैं दिया था। बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पियाजे ने कौन सा एक टर्म दिया था उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फर्स्ट स्कीमाज, सेकेंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थर्ड कंडीशनिंग या फोर्थ रीइंफोर्समेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि पियाजे ने जो है स्कीमा वर्ड का यूज़ किया था। स्कीमा क्या होते हैं, स्कीमा एक छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन पैकेट्स बोल सकते हैं हम उनको, होते हैं जिनमें कि हम अगर नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ आ रही है तो उन पुराने स्कीमाज में हम नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं और नई नॉलेज हमारे अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाती है। सो द वर्ड यूज्ड बाय पियाजे वाज schemas. So the correct option is option number 1, schemas. Question number 160 देख लेते हैं। Which among the following is not a journal published by NCTE? स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 जर्नल्स के नाम दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा वो एक जर्नल है जो कि NCTE द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता है। फर्स्ट अन्वेषिका, सेकेंड इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, थर्ड टीचर सपोर्ट या फोर्थ ज्ञानोदय। सो स्टूडेंट्स, जो ज्ञानोदय है ये NCTE द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता, बाकी ऊपर के तीनों जर्नल्स जो है वो NCTE पब्लिश करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ज्ञानोदय। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है और हमने क्वेश्चन नंबर 160 तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
So thank you so much for watching, students.